हिलना मत, तुम्हारे कपड़ों पर पेट्रोल है। अगर जरा सा भी सिगरेट जला दी तो तुम जलकर राख हो जाओगी, और यहाँ तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है। निहारिका का दिल उस जालिम की खुदगर्जी पर फटने लगा था। कोई इतना बेरहम और जालिम भी हो सकता है, आज उसे यकीन हो चला था। कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज आज सब कुछ बदल चुका था। उसकी ज़िंदगी रुसवाई और मौत के दहाने पर खड़ी थी। वो अपनी दोस्त की मेहंदी के फंक्शन से वापस आ रही थी जब अभिराम चौधरी ने उसे उठवाकर अपने फार्म हाउस पर लाया था और उसे जान से मारने की धमकी देकर ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली। पंडित जी और उसके कुछ दोस्त जो शादी में शामिल होने आए थे, उनके जाते ही अभिराम जोर से कह कहा लगाकर हंसा था। अब तुम पूरी तरह मेरे काबू में हो, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये कहकर अभिराम ने एक बोतल उसके ऊपर डाल दी थी और वो सांस रोके उसे उस लिक्विड में भीगती चली गई थी। और अब जो बात उसने अभिराम के मुंह से सुनी थी, उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था और उसका डरा सहमा लरजता वजूद देखकर अभिराम जोर जोर से हंसने लगा। वो पेट्रोल नहीं, पानी था, मेरी भोली बीवी। इस वक्त फार्म हाउस के उस कमरे में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में सिसकती हुई वो लड़की किसी को भी दया की पात्र लग सकती थी, लेकिन अभिराम चौधरी को नहीं, जो उसके सामने बैठा उसे बेहिसाब रोते हुए देख रहा था। क्योंकि अभिराम चौधरी के सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर था। उसे लोगों की भावनाओं का कोई एहसास नहीं था, बल्कि निहारिका जैसी लड़कियों से वो कोसों दूर भागता था। मिडिल क्लास गरीब घराने की लड़कियां हमेशा ही उसकी आंखों में चुभती थीं। उसकी नज़र में मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों को फांस कर उनसे पैसों के लिए शादी करती हैं। निहारिका उसके सामने विनती करने लगी, जिसकी अना और जिद से पूरी यूनिवर्सिटी भली भांति परिचित थी। भगवान के लिए अभिराम, मुझे जाने दो, मेरे बाप की इज्जत का सवाल है। उसके होंठ लगातार कांप रहे थे, जबकि सामने बैठे उस शख्स की आंखों से भी वहशत झलक रही थी। उसकी बेइंतहा सुर्ख आंखें आने वाली कयामत का पता दे रही थीं। उसकी विनती करने पर अभिराम ने आगे बढ़ते हुए सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया, जबकि वो जो घबराहट के मारे पहले ही मरने को थी, खौफ से पीली पड़ी थी, उसकी आंखों में देखने लगी। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने का सोचा भी तो। वो इतनी शिद्दत से दहाड़ा कि दीवारें भी सिहर उठी थीं। तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आज दूसरी बार मैंने तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहा और तुमने फिर से अपनी औकात दिखा दी, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, जबकि निहारिका ने उस शख्स के खौफ की वजह से अपने लबों पर जबान फेरी और चाह कर भी वो दोबारा उसके सामने नहीं बोल पाई। जब अभिराम ने उसे धक्का देते हुए दीवार के साथ लगा दिया, यहीं रहोगी तुम रात गए तक, जब तक तुम्हारी अकल अच्छे से ठिकाने नहीं आ जाती, समझी तुम। उसे उस लड़की पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। कमरे की घुटन भरी फिजा में गर्मी बढ़ती जा रही थी, जहां उसकी चीखों और सिसकियों के अलावा कोई मौजूद न था और ना ही कोई बाहर उसकी विनतियों और सदाओं को सुनने वाला था। मैं तुमसे एक एक पल का हिसाब लूँगा, तड़प तड़प कर मरोगी तुम और कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं होगा। वो सितम की हर हद पार कर गया था और वो चीखते हुए रो पड़ी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे बाहर निकालो। वो भागते हुए अभिराम के करीब गई थी। इस अंधेरे और घुटन भरे कमरे में सामने खड़ा वो पत्थर दिल इंसान भी निहारिका को थोड़ी सी राहत दे रहा था। अगर वो भी चला जाता तो वो इस अंधेरे कमरे में जिंदा कैसे रह पाती। उसे इस अंधेरे कमरे से बेहद डर लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो एक पल और रही तो दम घुटने से ही मर जाएगी। इससे पहले कि वो उसका बाजू थाम लेती, उसने उतनी ही शिद्दत से झटकते हुए उसे वापस गिरा दिया था कि वो काफ़ी देर तक संभल ही नहीं पाई। तब तक वो कमरे से बाहर निकल चुका था और कमरा दोबारा से लॉक हो चुका था। वो भागती हुई दरवाजे तक आई और सिसकते हुए दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई थी। दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। उसके पाँव तो रस्सियों से आज़ाद थे, लेकिन हाथ वैसे ही बंधे हुए थे। सुनने वाला कोई नहीं था। काफ़ी देर तक वो रोती रही, पसीने से तरबतर जिस्म पर चिपके हुए कपड़े, रो रोकर सुर्ख आँखें और कांपता हुआ जिस्म। वो एक अकेली लड़की उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसे दोपहर में ही यूनिवर्सिटी की सड़क से उठा लिया गया था और अगवा करने वाला कोई और नहीं, अभिराम चौधरी था, शहर का जाना माना राजनीतिज्ञ। यहाँ आते ही उसने उसके सामने शादी करने की शर्त रख दी और कहा कि उसी शर्त पर वो वापस जा सकती है। जबकि उसने जिद और हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए पंडित जी और उसके दोस्तों के सामने ही इनकार कर दिया। वो कभी भी ये शादी नहीं कर सकती थी। आज तक उसने अपनी इज्जत ही कमाई थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसका बदला उसे इस सूरत में भुगतना पड़ेगा। उस पर कयामत टूट पड़ी थी।
आज का दिन उसके लिए कयामत भरा था। काफी देर वो वहीं बैठी रोती रही, लेकिन ना ही किसी ने उसकी मदद के लिए आना था और ना ही कोई आया। दीवार के साथ टेक लगाते हुए उसने अपने हाथों को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन हाथों को इतनी सख्ती से बांधा गया था कि कोशिश के बावजूद भी वो खुल नहीं पा रहे थे। उसके कंधों में तेज दर्द होने लगा था। लगातार कोशिश करते हुए आखिरकार उसके हाथ में रस्सी का एक कोना लग गया और वो उंगलियों की मदद से उसे खोलने लगी। कुछ ही देर के बाद वो अपने हाथ खोलने में कामयाब हो चुकी थी। उम्मीद की एक किरण उसके हाथ लग गई थी। सख्ती से बंधे हुए हाथों में अब दर्द भी होने लगा था। उसने इधर उधर नज़र घुमाकर अपना बैग तलाश करना चाहा। यहीं पर उसके साथ साथ उसका बैग भी फेंका गया था। शायद उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि उस बैग में उसका मोबाइल भी मौजूद है, वरना वो कभी भी उसे यहाँ न फेंकते। आखिरकार उसे बैग मिल गया। उसने जल्दी से लपकते हुए बैग को उठाया और हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल ऑफ था। शायद तभी किसी की कॉल नहीं आई थी। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया। वो कॉल करके अपनी बात बता देना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद मोबाइल में रोशनी चमकी थी और रोशनी के साथ ही उम्मीद की एक हल्की सी चमक उसकी आंखों से झलक रही थी। लेकिन मोबाइल अगले ही पल ऑफ हो गया। बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। इससे पहले कि कोई कमरे में आता वो जल्द से जल्द किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देना चाहती थी, लेकिन मोबाइल लगातार ऑफ रहा। आज शायद मुकद्दर उसे मात देने पर तुला हुआ था। उम्मीद का आखिरी सहारा भी हाथ से जाते देखकर वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। चीखते हुए उसने मोबाइल जमीन पर दे मारा था और फिर कितनी ही देर वो घुटनों में बल पड़ी रोती रही। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। कोई तसल्ली, कोई उम्मीद नहीं थी। रात होने को आई थी और इज्जतदार घरानों की लड़कियां जब रात गए घर से बाहर रहती हैं तो फिर उन्हें ये समाज कबूल नहीं करता। उसके पिता ने सारी जिंदगी सिर्फ इज्जत ही कमाई थी। पसीने और गर्द में अटे हुए बाल, कांपता हुआ वजूद, रोती हुई आंखें, उसका पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। जब दूसरी बार वो कमरे में दाखिल हुआ, वो उसके सामने बिल्कुल तरोताज़ा हालत में खड़ा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने मौजूद लड़की मर भी जाए, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे अगर फर्क पड़ता था तो अपनी इज्जत और साख से, जो निहारिका ने मिट्टी में मिला दी थी। और अब उसी बात की निहारिका सजा भी झेल रही थी। निहारिका ने गहरी सांस लेते हुए सामने खड़े उस खूबसूरत मर्द को देखा था, जो देखने में जितना ही खूबसूरत था, अंदर से उतना ही बदसूरत था। उसने अपने अंदर फिर से उम्मीद बांधी कि शायद सामने खड़ा ये मर्द उसकी हालत पर रहम खा ले और उसे यहाँ से आज़ाद कर दे। हालांकि इतना तो वो समझ गई थी कि उसे सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी साख से मतलब था और इसके लिए वो अपने मन में एक बहुत बड़ा प्लान भी कर चुका था। लेकिन उसका मकसद निहारिका की इज्जत खराब करना नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो कब का अपने इरादों में कामयाब हो चुका होता, क्योंकि निहारिका पूरी तरह उसके रहमो करम पर थी। लेकिन फिर भी अनजाने डर से निहारिका का दिल कांप रहा था। अभिराम के लबों पर एक हल्की तंजिया मुस्कान आई थी। सामने बैठी मजबूर और बेबस लड़की को देखकर उसे अब उसकी हालत पर मजा आने लगा था। बहुत बहादुर बन रही थी। सारी बहादुरी हवा हो गई है। वो उसे देखकर जल्दी से लपकते हुए उसके करीब आई और फिर उसके कदमों में बैठ गई। भगवान के लिए मुझे जाने दो। देखो, मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और उसने अपने पैरों को झटकते हुए उसे दूर फेंक दिया। मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी आ गए हैं। शादी के लिए तैयार हो जाओ, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है अपनाने को। शादी तो मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना अगर मैं चाहूँ तो मैं बिना शादी के ही तुम्हारे साथ। अभिराम ने उसे डराना चाहा, हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं था। ये शादी सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था। इस शादी से उसकी खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जानी थी, वरना उसे निहारिका जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी बात पर निहारिका खामोशी से उसे देखती रही। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? उठो और जाकर अपना हुलिया सही करो और शादी के लिए खुद को तैयार करो। वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, ये मेरे पिता की इज्जत का सवाल है। और अभिराम ने झुकते हुए उसे बालों से पकड़ लिया। तुम्हारे बाप की इज्जत, जिसे कोई गली में भी नहीं जानता, और मेरे बाप की इज्जत का क्या, जिन्हें पूरा देश जानता है। निहारिका ने खिंचकी ली थी। सूजी हुई आंखें रोते रोते लाल अंगारा हो चुकी थीं। अब तो आंसू आने से उनमें जलन होने लगी थी। जाने इतनी मामूली सी बात पर इतना बड़ा बदला लेने पर क्यों उतर आया था वो। शादी करोगी मुझसे या नहीं, वो उसकी आंखों में देख रहा था। और इस बार भी उसने हिम्मत करके इनकार में सर हिला दिया और अगले ही पल उसका जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था।
इतनी शिद्दत से उसने उस पर हाथ उठाया था कि वो कितनी ही देर तक संभल नहीं पाई थी। उसे लगा जैसे वो अपने होशो हवास ही खो देगी। तभी अभिराम ने बाहर से किसी को अंदर बुला लिया। अंदर आने वाले शख्स के हाथ में एक बोतल थी। वो अपने गाल पर पड़ा थप्पड़ भी भूल चुकी थी। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो किस हाल में है। अब उसके हाथ में बोतल देखकर वो जोर से चिल्ला उठी, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो भगवान के लिए। उसका दिल दहला देने वाली चीखें आने वाली मौत से उसके डर को बयां कर रही थीं। जब अभिराम ने ढक्कन खोलते हुए सारा का सारा उसी पर छिड़क दिया। आज तुम इसी फार्म हाउस में अपनी मौत का तमाशा देखोगी। मैं वीडियो बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हें वायरल कर दूंगा, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि मोहब्बत में दीवानी लड़की ने फार्म हाउस में अपनी इज्जत अभिराम चौधरी के हाथों में देकर खुद की जान ले ली। सोचो, उसके बाद तुम्हारे बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर और दहशत थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। इससे पहले कि वो उठकर बाहर की ओर भागती, अभिराम ने उसे बाजू से पकड़ते हुए वापस धकेल दिया। उठने की कोशिश भी मत करना, तो मैं एक ही पल में राख कर दूंगा। उसके हाथ में सुलगती हुई सिगरेट को वो डर से देख रही थी। उसे दूर रखो प्लीज, मुझे जाने दो। वो अभी भी चिल्लाते हुए रो रही थी। सामने वाले की बेहिसी अपने चरम पर थी। यहाँ तुम्हारे पास मौजूद हूँ सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें यहाँ से भेज दूँ। अब कहाँ जाना है ये फैसला तुम्हारा है। उसने हाथ में मौजूद सिगरेट को धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और वो चीखते हुए उससे दूर हो रही थी। उसकी चीखें इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि कोई भी उन्हें सुनकर उसके साथ हो रहे जुल्म की कहानी समझ जाता। आज उसका शायद आखिरी दिन था। उसकी आंखों में अपने मजबूर पिता की तस्वीर घूम रही थी। उसे यकीन हो चला था सामने खड़ा शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी मौत है, जो एक ही पल में उसे दबोच कर अंत कर देगी। कोने में दुबकते हुए उसने पूरी तरह अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती, उसे भी थी। दोनों तरफ से जिल्लत थी। अगर वो उससे शादी कर लेती तब भी उसकी किस्मत में जिल्लत ही आती, और अगर उसके हाथों मारी जाती तब भी सिर्फ रुसवाई उसका मुकद्दर होती। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, उसने कह दिया, और अभिराम का बढ़ता हुआ हाथ एक पल में रुक गया। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान थी। बस इतनी सी बात थी और तुमने इतना टाइम खराब कर दिया। वैसे तुम जितनी बहादुर और होशियार दिखती हो उतनी हो नहीं। पानी और पेट्रोल में फ़र्क ही ना समझ सकी। लेकिन अगली बार ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी ही डालूंगा। इसलिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, समझी तुम। सिगरेट को दूर फेंकते हुए उस पर एक मुस्कान उछाल कर वो बाहर चला गया, जबकि निहारिका को अब महसूस हुआ कि उसके बदन पर तो सच में पानी था। उसने हाथ नाक के पास ले जाकर सूंघने की कोशिश की, जिसमें कोई भी स्मेल नहीं थी, यानी वो सच में पानी था। निहारिका बेबसी से रोते हुए अपना सर घुटनों में दे गई। थोड़ी देर बाद उसी हालत में उसे गार्डन एरिया में बुला लिया गया, जहां पंडित जी के साथ कुछ लोग और भी मौजूद थे, जो शायद उसके कुछ दोस्त थे जो इस शादी में शामिल होने आए थे। पंडित जी ने हैरानी से निहारिका को देखा था और दूसरी नज़र पंडित जी ने अभिराम पर डाली थी। लेकिन अभिराम ने निगाहों ही निगाहों में पंडित जी को चेतावनी दे दी कि वो सहम कर अपनी जगह खामोश बैठ गए और फिर चुपचाप शादी के मंत्र बोलने लगे। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। आज इस मौके पर उसका बाप मौजूद नहीं था, चाहे मन पसंद हो या ज़बरदस्ती, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। कितनी शिद्दत से उसने चाहा कि ये कोई सपना हो जो एक झपकी में ही टूट जाए, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी, भयानक हकीकत, जो उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। वो शख्स उसके पास बैठा था और सख्ती से उसका हाथ अपनी मजबूत हाथ की पकड़ में लिए हुए था। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने कांपते हुए वजूद के साथ इस शादी को स्वीकार कर लिया। पता नहीं अभिराम क्या चाहता था। उसने सिर्फ 7 फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर पर ही बस नहीं किया था, बल्कि उसने निहारिका से कोर्ट मैरिज भी की थी। पूरे पक्के सबूत के साथ उसे अपनी पत्नी बना रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रहा था निहारिका नहीं जानती थी, जबकि अभिराम के इरादे खतरनाक थे। वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और ना ही उसका बाप कच्चा खिलाड़ी था। ये शादी दोनों की एक मंसूबाबंदी थी, पूरे पक्के सबूतों के साथ, जो उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस दिला सकती थी। और निहारिका ने भी चुपचाप कोर्ट में जाकर मैरिज रजिस्टर पर अपने साइन कर दिए। वो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, यानी अभिराम चौधरी की पत्नी। वो सख्ती से उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकला और गाड़ी में बिठाते हुए दोबारा फार्म हाउस की ओर रवाना हो गया। उसके गार्ड अपनी अपनी गाड़ियों से उसके पीछे आ रहे थे। फार्म हाउस आया तो उसके दोस्त और पंडित जी अब भी वैसे के वैसे ही बैठे हुए थे। सर,
आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। इस लड़की की मर्जी के बिना भी मैंने ये विवाह संपन्न कराया है, तो उसकी कुछ तो दक्षिणा बनती है ना। पंडित जी ललचाई हुई नजरों से अभिराम को देखकर बोले, और अभिराम ने एक तंजिया नजर निहारिका पर डाली थी, जैसे उसे जता रहा हो कि पैसे के बल पर क्या कुछ नहीं हो सकता है। उसने कुछ गड्डियां अपनी जेब से निकालकर पंडित जी की ओर बढ़ा दी और पंडित जी खुशी खुशी पैसे लेकर वहां से चले गए। अभिराम अब उसकी ओर बढ़ा था, सिगरेट अब भी उसके हाथ में थी और वो एक बार फिर डरी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। मैंने आपसे शादी कर ली है, इसे मुझसे दूर रखें। जबकि अभिराम ने आगे बढ़ते हुए उसके वजूद पर लिपटी चादर एक पल में उतार कर दूर फेंक दी थी। वो उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर गया था और इस तरह भीगे बदन के साथ उसे ऑफिस लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसके ऊपर एक काली चादर डाल दी थी। उसका वजूद अब भी भीगा हुआ था। जब कमरे में अभिराम की हंसी गूंज उठी, उसे पागलों की तरह हंसते हुए देखकर निहारिका बेबसी से रो रही थी। वो शख्स उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा था। अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, एक जाने माने नेता की बीवी। अब तो तुम्हारी जिंदगी आसान होने वाली है। सोचो, एक झोपड़ी से उठकर तुम एक महल में चली जाओगी। किस्मत तुम पर कितनी मेहरबान हुई है। उसके लहजे और बातों से जहर टपक रहा था और अगले ही पल उसने सख्ती से उसकी गर्दन को थाम लिया। सोचना भी मत कि अभिराम चौधरी तुमसे मोहब्बत में डूब कर शादी कर चुका है। मुझे नफरत है तुम्हारे वजूद से और इस नफरत को तुम सारी जिंदगी भुगतती रहोगी। मैं तुम्हें अपनी कैद में रखकर यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। वो बेहद डर गई थी। उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, बस उसकी आंखें उसकी लाल आंखों पर जमी हुई थीं। उससे बेहतर तो था कि वो उसे आग लगाकर एक ही पल में ख़त्म कर देता। उसे मौत के डर से ज़्यादा इस बात का डर था कि उसके मरने के बाद उसका बाप जिंदगी भर बदनामी और जिल्लत झेलेगा। अगर वो जिंदा रही तो शायद कभी अपने पापा को मिलकर सच्चाई बता पाएगी, लेकिन उसके मरने के बाद सब कुछ एक सवाल बनकर रह जाता। ये भीगा हुआ जिस्म पेट्रोल से नहीं है, बल्कि ये पानी था। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। उसका लहजा अब नरम हो चुका था और वो तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई थी। अगर वो उस वक्त उसके सामने डट जाती तो शायद उसकी ज़िंदगी इस उम्र भर की कैद से बच सकती थी। शायद वो उसे छोड़ देता, लेकिन अब ये सब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए थे। आपका मकसद मुझसे शादी करना था ना, तो शादी हो चुकी है। अब मुझे घर छोड़ आइए। उसने एक बार फिर से अभिराम के करीब होते हुए विनती की। जब उसने उसे बाजू से थाम कर अपने करीब कर लिया, उसके गर्दन और गालों पर चिपके हुए बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए कान के पीछे कर दिया। अभिराम की उंगलियों की छुअन निहारिका के वजूद में एक कपकपाहट पैदा कर रही थी। शादी के बाद घर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि बीवी को उसके हक दिए जाते हैं। और उसकी अगली बात सुनकर निहारिका का जिस्म कांप उठा। क्या कहती हो? शादी हो गई है तो शादी के बाद एक बहुत ज़रूरी रस्म भी होती है, जिसे शायद सुहागरात कहते हैं। क्यों, तुम्हें नहीं पता इस रस्म के बारे में? सुना है सुहागरात में पति पत्नी को उसका हक देता है, उसके करीब जाता है और इस रात मर्द और औरत के बीच के सारे पर्दे हट जाते हैं। तो आखिर को पति हूँ तुम्हारा, और पति का फर्ज होता है पत्नी को हर तरह से खुश रखने का, फिर वो मानसिक तौर पर हो या फिर शारीरिक तौर पर। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे हक से दूर रखना ज्यादती होगी। धीरे धीरे उसकी आंखों में अब वहशीपन उतरने लगा था, जबकि निहारिका पीछे हटती चली गई। उसे एक बार फिर डरते हुए खुद से दूर जाता देखकर वो जहर भरी हंसी हंसता हुआ उसकी ओर बढ़ा था। उसे सुकून मिल रहा था, उसे अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर। आज की शाम उस पर कोई कयामत बनकर टूटने वाली थी, एक ऐसी कयामत जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे करीब मत आइए। वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स उसकी बात पर रुकने वाला नहीं है। अब वो उस पर हक रखता है और अगर चाहे तो एक पल में ही अपने सारे हक वसूल कर सकता है। यहाँ उसका सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र सता रही थी। उसके इर्द गिर्द खड़े तमाम छात्र उसकी ओर देखने लगे थे, जबकि उसके अय्याश दोस्तों ने बाकायदा हुटिंग शुरू कर दी थी और अगले ही पल उसका उठा हुआ हाथ अभिराम चौधरी के चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया था। उसने इतनी शिद्दत से उसके चेहरे पर तमाचा मारा कि उसकी गूंज सीधा उसकी अना पर जाकर पड़ी थी। एक पल में ही सब कुछ बदल गया था। वो हैरानी से उस लड़की निहारिका को देखता रहा और उसके ग्रुप के ही कुछ लड़के जो वीडियो बनाने में व्यस्त थे, उन्होंने इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड कर लिया। उसे बहुत गुस्सा आया उस लड़की पर, मगर गलती उसकी भी थी। वो अपने दोस्तों की शर्त पर उस लड़की को प्रपोज करने गया था। जब उसके दोस्तों ने कहा था
कि क्लास की सबसे कम खूबसूरत लड़की के सामने हाथ फैलाकर उसे रिझाना है। शायद वो ये देखना चाहते थे कि कोई भी लड़की अभिराम का हाथ थामते वक्त किस तरह का रिएक्शन देती है। मगर निहारिका ने जो कुछ किया उसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसी शाम उसके दोस्तों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वो रातों रात वायरल हो गई। जनेश चौधरी का बेटा अभिराम चौधरी, जिसने एक लड़की को प्रपोज किया और बदले में लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे तमाचा जड़ दिया। लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए थे। वो अपनी ही वीडियो को इस तरह सोशल मीडिया पर देखकर आग बबूला हो गया था। उसके पिता की समाज में एक अच्छी खासी पहचान थी, मगर विरोधियों ने इस मामले को तूल देकर पेश कर दिया था और न जाने कितने चैनल्स ने इस बात को पूरी तरह उछाल कर रख दिया था। उसके पिता को कॉल पर कॉल आने लगी थी और मीडिया सफाई मांग रहा था, जबकि कहने को उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे कमज़ोर लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो पैसों की अकड़ पर दूसरों की इज्जत से खेलते हैं। बहुत अच्छा किया लड़की ने, वेल डन। ऐसे न जाने कितने कमेंट्स उसके गुस्से को और भी हवा दे रहे थे। उसके लिए तो ये सिर्फ एक मामूली मजाक था, लेकिन नतीजा उसे बहुत भारी पड़ रहा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को इतना बढ़ा दिया था कि उसी शाम उसके पिता ने उसे बुलाया। वो उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। ये क्या हरकत की है तुमने अभिराम? क्या तुम जानते हो कि इससे तुम्हारी राजनीतिक छवि बर्बाद हो जाएगी? पापा, ये तो बस दोस्तों की तरफ से एक प्रैंक था, वरना उस जैसी मामूली शक्ल सूरत और गरीब लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर मुझे क्या पता था कि वो लड़की, उस मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने जनेश चौधरी के बेटे पर हाथ उठाया। वो गुस्से से चीखते हुए उसके सामने खड़े थे। उन्हें किसी भी हाल में ये मंजूर नहीं था कि उनका बेटा कहीं भी कायर दिखाई दे। उस लड़की को वापस ढूंढो, उसे शादी के लिए राजी करो। मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारा राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वो उसे राजनीति में लाना चाहते थे, लेकिन उनके विरोधी पहले से ही इसका विरोध करते आ रहे थे। लेकिन पापा, मैं उस मामूली लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो झल्ला उठा। उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था कि इतनी मामूली घर की साधारण से शक्ल सूरत वाली लड़की उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी बनकर दाखिल हो। तुम्हें करना पड़ेगा ताकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो के रिएक्शन में ये कहा जा सके कि वो तुम्हारी बीवी है और उसकी इतनी गुस्ताखी के बावजूद भी तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया। यही असली मर्द की पहचान है। राजनीति में लोगों को बेवकूफ़ बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, और वो भी जनेश चौधरी के लिए। तुम्हें उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीवी नहीं बनाना, बस दुनिया के सामने बीवी के तौर पर दिखाना है। सॉरी पापा, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मेरा स्टेटस इतना गिरा हुआ नहीं कि मैं उस लड़की के साथ अपना नाम जोड़ूं। जबकि जनेश चौधरी गुस्से में उसके सामने आकर खड़े हुए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूल जाना कि जनेश चौधरी तुम्हारा बाप है। अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दूर कर दूंगा। सोशल मीडिया पर खुद अपने मुंह से ये बात कहूँगा, और इस वक्त तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर सब चौपट हो जाएगा। इतना तो तुम जानते ही हो ना कि जो ये अय्याशियाँ कर रहे हो और आने वाले वक्त में राजनीति में भी शामिल होना चाहते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की बदौलत है। अगर मैं तुमसे हाथ खींच लूँ तो तुम्हारी औकात एक पैसे की भी नहीं है। जनेश चौधरी उसे उंगली दिखाकर वार्निंग दे चुके थे और अभिराम चौधरी के अंदर एक गुस्से की आग भड़क उठी थी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस 2 टके की लड़की निहारिका की वजह से हो रहा था, जो आज उसका बाप उसके सामने खड़ा उसे खुद से अलग करने की बात कर रहा था। और उसी पल अभिराम चौधरी के मन में बदले की भावना पनप उठी थी। ठीक है पापा, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, उसने सपाट अंदाज में कहा था। और जनेश चौधरी के लबों पर एक मुस्कान आई थी। उस दिन उन्होंने एक गंदा प्लान बनाया और उस लड़की निहारिका की ज़िंदगी तबाह कर दी। अपने पापा की बात मानते हुए उसने अगले ही दिन उसे उठवा लिया था। उसे क्या पता था कि उस पर कौन सी कयामत टूटने वाली है। पिता की इज्जत बचाने के लिए निहारिका ने इतनी बड़ी बेइज्जती को सीने से लगा लिया, और आज वो अभिराम चौधरी की पत्नी के रूप में उस हवेली में मौजूद थी, जिस हवेली में पूरे इलाके में सबसे पहले सोशल मीडिया पर उसे उसकी पत्नी के रूप में पेश किया गया था। वो खबरों की सुर्खियां बन गई। अभिराम चौधरी की पत्नी निहारिका अभिराम चौधरी एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद न केवल जनेश चौधरी ने उसे बहू के रूप में अपनाया, बल्कि उसके चरित्र पर लगे दागों के बावजूद उसका पति उसे सम्मान दे रहा था। उनके बनाए हुए रुतबे को एक बार फिर मजबूती मिल गई। विरोधियों के मुंह बंद हो गए। मैरिज पेपर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करके वे अपनी इज्जत को बचा चुके थे,
लेकिन निहारिका के पिता की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई थी। हवेली में उसे लाने के बाद भव्य स्तर पर लोगों को बुलाकर उनका रिसेप्शन भी किया गया और उसी रिसेप्शन के दौरान ये बात साफ कर दी गई कि इन दोनों का विवाह बहुत पहले ही सादगी से हो चुका था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बस विदाई होनी बाकी थी, जो पढ़ाई पूरी होते ही कर ली जाती, लेकिन उससे पहले ही दोनों के बीच जरा सी बात को लेकर तू मैं हो गई थी और मामला इतना बिगड़ गया था। लेकिन अब सब कुछ संभल गया है। दोनों ने एक दूसरे को माफ़ करते हुए अपने दिल साफ कर लिए हैं। जनेश चौधरी ने खुद मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपने रिश्तेदारों और करीबियों में अपनी बहू को मिलवाने के लिए उन्होंने ये रिसेप्शन रखा है। उस दिन शहर की जानी मानी हस्तियों ने इस रिसेप्शन में शिरकत की थी। खूबसूरत मैक्सी में चमकते हुए हुस्न के साथ वो उस इंसान के पहलू में बैठी हुई थी। खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन उस इंसान से कम। कई नजरें उसे देखकर जलती रहीं। न जाने उस साधारण से चेहरे वाली लड़की में ऐसा क्या था कि अभिराम ने उसे अपनाया, वरना वो किसी भी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो शादी को तैयार हो जाती। कुछ लोग इस बात से खुश थे कि उनके बीच मोहब्बत थी और उन्होंने हर तरह के सामाजिक भेदभाव को मिटाकर अपनी मोहब्बत को मुकम्मल बना लिया था। लोग असलियत से अनजान थे, इसीलिए ऊपरी तौर पर भी काफ़ी प्रभावित नजर आ रहे थे। उस दिन उसे अभिराम के कमरे में भेजा गया और उसे देखते ही अभिराम का मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। वो भले हल्के सांवले रंग की थी, लेकिन नए नक्श बहुत तीखे थे। खूबसूरत बल खाता बदन और ऊपर से उसकी कमसिन जवानी किसी के भी जज्बातों में आग लगा सकती थी। और इस वक्त वो अभिराम को भी अपने सजे सवरे हुस्न के साथ पूरे हक से अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन वह मोहब्बत से ज़्यादा नफरत भरी हुई थी, इसीलिए वो उसे अभी हर हक से दूर रखना चाहता था। कभी भूल से भी मत सोचना कि तुम मेरी बीवी हो। इस घर में तुम सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहोगी, समझी तुम? उसके मासूम चेहरे को जोर से पकड़ते हुए उसने सख्त लहजे में उसे उसकी औकात याद दिलाई, जबकि वो बस मासूमियत से उसके चेहरे को देखती रही, जहाँ से सिर्फ गुस्सा और घमंड झलक रहा था। अपनी बनावटी इज्जत के लिए आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अभिराम चौधरी। वो आंखों में आंसू लिए अभिराम से शिकवा कर गई थी। और तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे जिस्म को इस्तेमाल करके तुम्हारी आग भी बुझा दूं, यही ना? उसके तंज भरे लहजे ने सामने वाले पर बिजली गिरा दी। उसके इतने बेहिसाब और बेहया शब्दों पर वो तड़प कर उसे देखने लगी। शर्मिंदगी से उसका गेहूँगा रंग गुलाबी होने लगा था, जबकि उसके चेहरे पर उभरते रंगों से वो पहली बार परिचित हुआ था। उसके नरम गुदाज कटावदार होठों पर अभिराम की नज़र अटक गई थी, जो उससे कुछ ही इंच की दूरी पर थे। उसने एक झटके से अपना हाथ उसके चेहरे से हटाया था और उससे रुख फेर कर खड़ा हो गया। अब तक न जाने कितनी लड़कियों से उसका सामना हुआ था और कितनी ही लड़कियां उसकी बाहों में आने के लिए बेकरार थीं। उसके पास क्या नहीं था? दौलत, हुस्न, पर्सनालिटी। यूनिवर्सिटी में कितनी ही लड़कियां थीं जो उसके साथ होने की ख्वाहिश रखती थीं। वो उसके सामने आकर उसे अपनी ओर मोहित करने की कोशिश करती, लेकिन आज तक उसने किसी के चेहरे पर बिखरते हुए शर्म के ये रंग नहीं देखे थे जो आज उसकी बेबाक बात पर निहारिका के चेहरे पर खिले थे। वो अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलता हुआ बेड के किराउन से टेक लगाकर बैठ चुका था और अब निहारिका को सर से लेकर पैरों तक गहरी नज़रों से देखने लगा। मेरे करीब आने का और शादी की पहली रात मुझसे अपना हक लेने का इतना ही शौक है तो आओ, हटाओ ये कपड़े और मुझे खुश करो, ठीक उसी तरह जैसे अमीरजादों की रातों को रंगीन किया जाता है। दुख और बेइज्जती की तीव्रता से निहारिका की आंखों में लाली उतर आई। मैं आपकी रखेल नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। अपने कांपते लबों से उसने अपनी अहमियत जताई थी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी हो, जिसे मेरे गले में डाल दिया गया है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। अभिराम के भीतर लगातार जवानी के मचलते जज्बातों की एक आंधी सी चल रही थी कि क्या हो जाएगा अगर वो निहारिका को अपने करीब लाकर अपनी प्यास बुझा ले, आज की ये रात रंगीन कर ले। लेकिन उसके अहंकार का खोल उसे निहारिका के पास नहीं आने दे रहा था। किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें पत्नी होने का हक और सम्मान दूंगा। वैसे मेरी तरफ से खुली ऑफर है, खुद से मेरे करीब आकर मेरे जज्बातों को भी ठंडा करो और ख़ुद के जज्बातों को भी सुकून पहुंचा लो। लेकिन मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो गेट आउट ऑफ माई रूम। और निहारिका कितनी ही देर तक उस बेदर्द इंसान को देखती रही। कहते हैं शादी के पवित्र रिश्ते में इतनी ताकत होती है कि वो 2 दिलों को जोड़ देता है, खुद ब खुद दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है।
लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकल जाओ मेरे कमरे से, और आज के बाद मेरी इजाज़त के बिना इस कमरे में मत आना। वो चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल गई। क्या हर लड़की का मुकद्दर ऐसा होता है? उसके सपने बुरी तरह टूट चुके थे। उसने कितनी मेहनत की थी ताकि पढ़ लिख कर समाज में अपना नाम और अपनी इज्जत बना सके, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया था। अभिराम का बाप उसे सियासत में शामिल कर चुका था। एक छोटी सी गलती और फिर उस पर आए तीव्र प्रतिक्रिया ने उसे राजनीति की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। इन लोगों ने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी औकात इस घर में नौकरानियों से भी कम थी। उसी दिन उसे अपनी हैसियत का एहसास हुआ था। वो शख्स पूरी तरह से बहैसियत पर उतर आया था, जिसके लिए सब कुछ उसका पैसा, घमंड और अकड़ थी। वो अपने बाप की खातिर तड़पती रहती थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका बाप किस हाल में है। उसे हवेली में आए हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में उसने इस घर का सारा काम संभाल लिया था। अभिराम चाह कर भी उस पर कम ही ध्यान देता था। उसके लिए ये रिश्ता कोई भी मायने नहीं रखता था। नौकरों की तरह घर का सारा काम काज करने के बाद वो थक हार कर सर्वेंट क्वार्टर में जाकर लेट जाती। मुकद्दर ने उसे आसमान से उठाकर जमीन की गहराइयों में धकेल दिया था। बाहरी तौर पर दौलतमंद और वेल मैनर्ड दिखने वाला वो शख्स उसके साथ इतनी तिरस्कार से पेश आता था, और उसके घर वाले भी उसे अभिराम के काबिल करीब फटकने तक नहीं देते थे। उस रात भी वो पूरी रात बुखार में तपती रही और सुबह फिर से उसे बुलावा आ गया। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो उठकर काम करे, लेकिन फिर भी उसे अभिराम का सख्त रवैया याद आया, जिसने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। जल्दी जल्दी सारा काम संभालने के बाद वो दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए सर्वेंट क्वार्टर वापस जा रही थी। उसे पता नहीं था कि हवेली में आज मीडिया के लोग मौजूद हैं। अपनी शादी को लेकर अभिराम चाह रहा था कि मीडिया के सामने सारी बातें क्लियर कर दे, और उस दिन दुर्भाग्य से वो हवेली से निकलकर लॉन में आ गई थी। उसका इरादा था कि वो यहीं से सर्वेंट क्वार्टर जाएगी और आराम करेगी, लेकिन लॉन में इतने लोगों को देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। इस वक्त निहारिका की जो हालत थी, कोई भी उसकी हालत देखकर समझ सकता था कि वो इस घर में किस हाल में रह रही है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मिसेज अभिराम इस हालत में क्यों है, जबकि वो तो आपकी पत्नी है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब लड़की को जोर देकर उसे घर में कैद किया गया है? अभिराम ने हैरानी से पलटकर उसे देखा। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त लॉन में आ जाएगी। घर के सब लोग जानते थे कि वो लॉन में मीडिया से बात कर रहा है। उसके चेहरे पर पीला पड़ाव फैलने लगा। माथे पर छोटे छोटे पसीने के दाने साफ दिख रहे थे, जबकि अभिराम को अपने सामने देखकर वो खुद भी डर गई थी। धीरे धीरे पलटते हुए, इससे पहले कि वो दूर चली जाती, अभिराम ने उसे बाह से पकड़कर अपने करीब कर लिया। मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि निहारिका यानी मेरी पत्नी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी दिखावे की दौलत से अपनी पत्नी के लिए एक बनावटी दुनिया बना देते हैं, जहाँ वो कभी खुश नहीं रह पाती। मेरी पत्नी जो भी हालत में रहे उसकी मर्जी है, मैं उस पर कभी हुक्म नहीं चलाता। उसने एक ही पल में अपनी होशियारी का इस्तेमाल करते हुए पूरी बात पलट दी, और वो हैरानी से उसका चेहरा देखती रही, जिस पर एक बहुत ही नरम मुस्कान थी, जबकि वो नरमी और मोहब्बत से उसकी आंखों में देख रहा था। उसे उसकी मोहब्बत भरी नज़रों से ज़्यादा अपने अस्तित्व पर उसकी कड़ी पकड़ का एहसास हो रहा था। क्या आप बताएंगी कि इस हवेली में और अभिराम चौधरी की ज़िंदगी में आकर आप खुश हैं? मीडिया के एक सदस्य ने अचानक माइक उसके सामने कर दिया। अभिराम ने अचानक अपना गला साफ किया। उस वक्त अगर वो कह देती कि उसे यहाँ एक नौकरानी की हैसियत मिली है, तो शायद फिर से वो सुर्खियों में आ जाता। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, उसने कह दिया, और अभिराम ने एक शांत सांस छोड़ी। छोटे छोटे सवालों के जवाब देकर वो फ्री हो गई थी, और जैसे ही हवेली में आई, उसने हवेली को अपने सिर पर उठा लिया था। उसी वक्त नौकरानी को भेजकर उसने सर्वेंट क्वार्टर से उसे बुलवा लिया था, जबकि निहारिका डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसे अच्छे से अंदाजा था कि अभिराम उसके साथ अब क्या कर सकता है। ये उसकी गलती थी, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया था। जब वो लॉन्ज में आई, तभी अभिराम ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो दर्द से चिल्ला उठी। घर के बाकी लोग ना तो उस पर कोई ध्यान दे रहे थे और ना ही वो उसे उसके अत्याचार से बचा रहे थे। तुम इसीलिए मीडिया के सामने आई थी ना, ताकि अपने आप को पीड़ित दिखा सको? अभिराम ने मिडिल क्लास लड़कियों की मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए उसे बालों से खींचकर उसका चेहरा दबाते हुए जोर से डांटा था।
जबकि उसका रंग पूरी तरह लाल हो चुका था। मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक गलती थी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। निहारिका ने गुस्से के बावजूद हिम्मत करके अपनी सफाई दी, वरना उस व्यक्ति से कोई दूर नहीं था कि वो उसकी जान ले लेता। मैं तुम्हारे ड्रामेबाजी से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी भी मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी की कोशिश नहीं करोगी। वो उसे लिए अपने कमरे में घसीटते हुए लगातार उस पर चिल्ला रहा था, जबकि वो घर के बाकी लोगों की ओर देख रही थी, उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रो रो कर वो बिलख रही थी। उसके शरीर का दर्द, थकान और बुखार उसे बिल्कुल ही कमज़ोर बना चुके थे। अब अभिराम का गुस्सा कमरे में ले जाकर उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। प्लीज़ अभिराम, मेरी बात। उसकी बात अभी ओंठों में ही रह गई थी जब अभिराम ने उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी और कमरे की दीवारें उसकी चीखों से गूंज उठीं। किसी ने भी उस मासूम लड़की पर ध्यान नहीं दिया था, किसी ने भी उसे ये अत्याचार करने से नहीं रोका था, बल्कि वे लोग सिर्फ तमाशीन बने थे और अपने अपने कमरों में चले गए। उन्हें भी यही लगता था कि ये सब कुछ वो डिज़र्व करती है। उसकी जान और उसकी इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी था उसका राजनीतिक करियर, जिसे आने वाले एक झटका भी सहन नहीं कर पाता था। उसे अपने गुस्से का निशाना बनाकर वो कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त गुस्से में उसकी हालत बहुत ख़राब थी। दिल चाहता था कि वो सामने खड़ी लड़की को जान से मार दे। पहले से ही निहारिका की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था और अब अभिराम ने भारी थप्पड़ों ने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। वो जा चुका था, जबकि वो आधी बेहोशी की हालत में उसी के बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ी रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर वहां से अपने कमरे में चली जाए। काफ़ी देर वो बेकार ही कार सड़क पर दौड़ाता रहा। उसने आज तक अपने अहंकार और घमंड में आकर जो कुछ किया था, लेकिन उसे आज तक पछतावा नहीं हुआ था। लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसके कानों में उसकी चिल्लाहट गूंज रही थी। ये सच था कि वो उससे नफरत करता था, उसे अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था और ना ही उसके अस्तित्व को स्वीकार करता था। वो इस घर में एक गैर जरूरी चीज़ से ज़्यादा महत्व नहीं रखती थी। फिर भी उसे इस बात का गहरा पछतावा था कि उसने उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। न सिर्फ उसे अपने गुस्से का शिकार बनाया, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी कुचल दिया। क्या होता अगर वो उसे सिर्फ चेतावनी देकर जाने देता? अगर वो जानबूझकर ये सब करती तो मीडिया के सामने इसका इकरार कर सकती थी। और उस दिन उसने कसम खाई थी कि अगर वो उसे राहत नहीं देगा तो उसकी तकलीफ का कारण भी नहीं बनेगा। उसका दिल उसे ये सब करने की इजाज़त नहीं देता था और ना ही उसका अहंकार उसे मुड़कर उसका हाल पूछने या माफ़ी मांगने की अनुमति देता था। शाम तक वो उसी तरह अपने कमरे में पड़ी रही। उसे पता था कि अगर वो एक बार फिर उसे अपने कमरे में देखेगा तो गुस्से से भड़क उठेगा। हिम्मत करके वो उठी और सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। पूरी रात वो दर्द से कराहती रही और अगली सुबह भी उसे बुखार था। घर की पुरानी नौकरानी बिंदिया ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और थोड़ा पैसा भी थमाया। दवा लेने के बाद उसका शरीर कुछ शांत हुआ, लेकिन ये घाव केवल शरीर के घाव नहीं थे, बल्कि ऐसे जख्म थे जिन्होंने उसकी आत्मा को भी हिला दिया था। उस दिन के बाद उसने अभिराम चौधरी के सामने आना भी बंद कर दिया। वो उससे बहुत डर चुकी थी। उसे अंदाज़ा था कि अगर उसने फिर से कोई गलती की तो वो उसे जान से भी मार देगा और कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उसका पिता इस काबिल नहीं था कि लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता। दिन यूं ही गुजरते रहे। अब उसे ये देखकर आश्चर्य होता कि बिंदिया अक्सर उसकी दिलजोई करती थी। घर का काम भी अब उसके ऊपर काफ़ी कम हो गया था और कभी कभी बिंदिया उसे कुछ पैसे या कपड़े भी दे देती। एक दिन उसने बिंदिया से कहा, एक एहसान कर दो मुझ पर, मेरे पापा से मेरी बात करवा दो। और बिंदिया चुपचाप उठकर चली गई। इन लोगों के खिलाफ जाना उसके बस की बात नहीं थी और निहारिका को इस बात का अंदाज़ा था। उसके तौर तरीके बदल गए थे। उसने अपने पास मौजूद कुछ पैसे इकट्ठा किए और किताबें लिखकर बिंदिया को दी ताकि वो अपने बेटे से ये किताबें उसके लिए मंगवा दे। पढ़ना उसका सपना था और वो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। उसे आश्चर्य था कि अब अभिराम ना तो उस पर ध्यान देता था और ना ही कोई अत्याचार करता था। घर में भी दोनों के बीच झगड़ा लगभग ख़त्म हो गया था। वे कभी आमने सामने आते ही नहीं थे और ये उसके लिए खुशी की बात थी। उस आदमी के गुस्से से बच जाना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। बिंदिया ने उसे किताबें लाकर दी। वो भी सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी, लेकिन कभी कभी शहर में अपने बेटे के घर चली जाती। एक दिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल भी था। लो, अपने पापा से बात कर लो, उसने कहा।
निहारिका ने कृतज्ञ नज़रों से बिंदिया को देखा और मोबाइल उठा लिया। काफ़ी देर तक वो अपने पापा का नंबर डायल करती रही, लेकिन शायद उसके पापा ने नंबर बदल दिया था। फ़ोन बार बार बंद हो रहा था। अपने आंसू पोंछते हुए उसने फ़ोन वापस बिंदिया की ओर बढ़ा दिया। बिंदिया ने अफसोस से उसे मासूम लड़की को देखा था। बिंदिया ने उसकी मदद की और वो बिंदिया की बहुत आभारी थी। अब उसके साथ उसकी बातचीत भी हो जाती थी, लेकिन ज़्यादातर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। वो प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहती थी। CSS की तैयारी करके उसे पास करना ही उसकी काबिलियत साबित करने का जरिया था। वो चाहती थी कि इस कैद में रहकर भी अपने सपनों को पूरा करे। अब उसे अभिराम से मिले हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। इस दौरान वो 1-2 बार विदेश जाकर वापस आ चुका था, लेकिन दोनों के बीच न कोई बातचीत हुई और न आमना सामना। उस दिन मजदूरों ने उसके दरवाजे के सामने ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उसका पिता पूरी तरह इस्तीफा दे चुका था और ये सीट अभिराम ने ही संभाल ली थी। उस पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वो इन लोगों की आर्थिक मुश्किलों पर ध्यान दे, जबकि वो खुद निराश खड़ा था कि ज़मीनों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद लोगों की बढ़ती मांगें उसके लिए असहनीय हो रही थीं। रोजाना प्रदर्शन बढ़ने लगे थे और अंत में एक बड़ी रैली उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसे 10 मिनट में बाहर आकर कोई अंतिम फैसला सुनाने को कहा गया, जबकि वो बेचैनी में लॉन्ज में सिर गिराए बैठा था। ये सब उसके लिए किसी आफत से कम नहीं था। रोज कोई ना कोई मीटिंग और राजनीतिक मसले उसे परेशान कर रहे थे। किचन में निहारिका चाय बना रही थी। ट्रे में कप सजाकर वो 3 महीने बाद उसके सामने आई थी, क्योंकि आज बिंदिया छुट्टी पर थी। बिंदिया की गैर मौजूदगी में वही किचन के काम संभालती थी। चाय मेज पर रखते हुए उसने एक नज़र अभिराम की ओर डाली थी, जिसकी परेशानी से लाल हुई रंगत पहली बार उसे कमज़ोर दिखा रही थी। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए कोई सुझाव दे सकती हूँ, उसने कहा। अभिराम ने हैरत से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उस वक्त वो जिस हालत में था, उसे किसी हल की सख्त ज़रूरत थी, चाहे वो हल उस लड़की की तरफ से ही क्यों न आता। वो 3 महीने बाद उसे अपने सामने देख रहा था। वो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर लग रही थी। शायद उसने हालात को स्वीकार कर लिया था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कैसे सुझाव दे सकती हो? मैं आपको इसका एक हल बता सकती हूँ, शायद आपकी परेशानी कम हो जाए। वो हमेशा की तरह धीरे से और शांत आवाज़ में बोली, जबकि अभिराम उसे देखकर उसके सामने खड़ा हो गया। बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या सुझाव है? वो शुरू से ही मानता था वो लड़की अपनी काबिलियत से यहाँ तक आई थी। आप बाहर जाकर फैसला सुना दीजिए कि आज के बाद इन लोगों को इन ज़मीनों में से 50% मुनाफा दे दिया जाएगा और इससे ये लोग अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करेंगे। अगर आपको ज़मीन से ज़्यादा आर्थिक लाभ होता है तो आपके लिए ये मुश्किल बात नहीं है कि आप 50% इन लोगों को दे दें। अभिराम आश्चर्य से उसे देखता रह गया। उसका आत्मविश्वासी लहजा, उसकी आंखों की चमक, एक ही पल में उसने उसकी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। वो उसे आभार भरी नज़रों से भी देख नहीं पाया था और बाहर चला गया। ये उसके लिए एक और बड़ा झटका था कि यह खबर सुनते ही जो लोग उसके खिलाफ थे उनमें खुशियों की लहर दौड़ गई। वे इस बात से सहमत थे कि अगर अभिराम चौधरी उन लोगों को अपने मुनाफे में से 50% देता है तो वो लोग खुश हैं। एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया था एक ही पल में। उसका पिता भी इस फैसले पर काफ़ी हैरान था। उसी शाम उसने बिंदिया को भेजकर उसे सर्वेंट क्वार्टर से बुलवा लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतना बेहतरीन समाधान पेश करोगी। तुमने सच में मेरी परेशानी काफ़ी हद तक कम कर दी है। उस दिन वो बेहद खुश था। अगर उसे ज़मीन के मामलों में नुकसान होता तो ये उसके लिए बड़ा धक्का साबित होता। क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। और उसने पलकें उठाकर अभिराम की आंखों में देखा था। मैं CSS का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। उसका लहजा इस बार नरम था। मैं सिफारिश नहीं, आपकी अनुमति मांग रही हूँ। और वो हैरानी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों की चमक से ही उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी पक्की है। चाहने के बावजूद वो इनकार नहीं कर पाया। अगर वो हार भी जाती तो उसकी अपनी कोशिश थी, जिसमें उसका कोई नुकसान नहीं था। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो परीक्षा दो और अपने दम पर इसे पास करो। तुम्हें जो भी चाहिए बिंदिया से कह देना। और वो हैरानी से पलट कर उसे देखने लगी। वो बिंदिया का नाम ले रहा था, जो पहले भी उसकी काफ़ी मदद करती थी। यानी पहले वही बिंदिया के जरिए उसकी हल्की फुल्की मदद करवा रहा था। उसके चेहरे पर एक ख़ास मुस्कान फैल गई। वो आदमी उसके लिए नरम दिल रखता था, पर जाहिर करने से डरता था। उस दिन उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी कि उसे अभिराम की तरफ से अनुमति मिल गई और उसके बाद उसने
जोर शोर से मेहनत करना शुरू कर दिया। उसे हर हाल में ये प्रतियोगिता परीक्षा पास करके खुद को साबित करना था, उन लोगों के सामने जिन्होंने उसके सपनों को तोड़ने की साजिश रची थी। अब उन्हीं सपनों की पूर्ति उसका मकसद बन चुकी थी। बिंदिया से कहकर वो अपनी हर ज़रूरत पूरी करवा लेती। जब भी किसी चीज़ की या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती और बिंदिया अभिराम के पास जाती तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे बिंदिया के हाथ पर रख देता था, और कभी कभी बिना मांगे ही बिंदिया के हाथ पर पैसे रखकर कहता, निहारिका को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे पूछ लेना। बिंदिया हैरानी से अपने मालिक को देखती थी, जिसके दिल में उस लड़की के लिए नरम गोसा पनपने लगा था, लेकिन जाहिर नहीं करता था। अब निहारिका भी दिल खोलकर अपनी पढ़ाई और उस पर खर्च कर रही थी। इस मामले में उसे अब कोई भी रोक टोक नहीं थी। वो आदमी न चाहते हुए भी अब उस पर ध्यान देने लगा, बल्कि अब ज़रूरत से ज़्यादा ही वो निहारिका पर ध्यान देता था। ये बात अलग थी कि वो निहारिका को महसूस नहीं होने देता था। वो देखना चाहता था कि जीवन में इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी वो कितनी दूर तक जा सकती है। धीरे धीरे वो अपने राजनीतिक मामलों में भी कभी कभी उससे सुझाव लेने लगा और आश्चर्यजनक रूप से अपनी क्षमता से उसे सलाह देकर अक्सर हैरान कर देती। उसके दिल में यह एहसास होने लगा था कि उसने केवल अपने अहंकार और अपने फ़ायदे के लिए इस लड़की का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन अब वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होता उसे देखना चाहता था। बिंदिया से रोज़ ही वो उसके बारे में पूछता था, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में, और कभी कभी लापरवाह से अंदाज में बिंदिया को समझाता कि निहारिका का ध्यान रखना, उसे उस समय अच्छी डाइट की सख्त ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है। और बिंदिया हल्के से मुस्कुराते हुए सर झुका लेती। वो कितनी ही देर तक इस उम्मीद में खड़ा रहता कि बिंदिया निहारिका की तरफ से कोई अच्छी बात उसके कानों में डालेगी, लेकिन वो मायूस हो जाता और बिंदिया निहारिका की कोई बात उसे न बताती। उसके सामने आकर वो उसके लिए मानसिक बेचैनी का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसे दूरी ही उसने सबसे अच्छा उपाय समझा था। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जो परिणामों का दिन था। उसने बेसब्री से इस दिन का इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उससे भी ज़्यादा बेसब्री से अभिराम ने उसके रिजल्ट का इंतजार किया था। किसी को यकीन नहीं था कि वो ये सब कुछ कर पाएगी सिवाय उसके खुद के। वो जानती थी कि सपने देखने वाले हार नहीं मानते। उस दिन वो कितने समय के बाद अभिराम के कमरे में आई थी, झिझकती हुई, अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई। अभिराम के चेहरे पर उसे देखकर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान आई थी, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया था। कहो, क्या कहना है? वो ये तो समझ गया था कि वो उससे कुछ कहने आई है। वो आज मेरा रिजल्ट, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं? यकीन तो है। वो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा रिजल्ट लैपटॉप पर चेक करें। कहते कहते उसकी आंखें चमकने लगी थीं और अभिराम, जो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलने वाला था, अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए आराम से लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ चुका था और वो उसके पास खड़े होकर बेसब्री से लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगी। रिजल्ट की वेबसाइट पर अपना नाम देखकर वो खुशी के मारे जोर से चिल्ला उठी थी और अभिराम कितनी ही देर तक उसके खुशी से चमकते चेहरे को देखता रहा। निहारिका ने जब से उसने अपने जीने का मकसद बदला था, उसके चेहरे की रंगत लौटने लगी थी। पहली बार अभिराम को वो बहुत खूबसूरत लगी थी। खुशी से चमकती बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होंठ और गेहुआ रंग, जो पहले से अब काफ़ी खिल चुका था। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो महबूब की सारी कमियों को खूबियों में बदल देती है। इस वक्त सामने खड़ी लड़की में उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही थी। जल्दी से उसने अपनी नज़रें निहारिका के चेहरे से हटाई थीं। इतनी परेशानियों के बाद जीवन में पहली बार खुशियों की एक बरसात मिली थी उसे। उसने अपनी मेहनत और क्षमता से खुद को साबित कर दिया था और वो खुद भी उसके दमकते चेहरे को देखकर हैरान रह गया था। न केवल वो, बल्कि हवेली के सभी निवासी उसकी सफलता पर हैरान थे। उसने एक छोटा सा सपना देखा था और प्रकृति ने उसके सपने को पूरा कर दिया था। ये न केवल उसके लिए एक बड़ी सफलता थी, बल्कि अभिराम चौधरी के नाम को भी उसकी वजह से 4 चांद लग गए। हर न्यूज़ चैनल ने इस खबर को प्रेरणा के रूप में पेश करते हुए बताया कि राजनीतिक परिवार में पहली बार कोई लड़की इस पद तक पहुंची है। किसी ने अपनी मेहनत से ये स्थान हासिल किया था, शायद इसलिए कि वो एक मध्यम वर्ग से थी। लोग उसके जज्बे की तारीफ कर रहे थे, उसकी सफलता पर बधाई दे रहे थे। उस शाम अभिराम ने उसकी सफलता के लिए घर में एक छोटी सी पार्टी आयोजित की थी। लोगों का कहना था कि न केवल एक मध्यम परिवार की लड़की से प्यार करके उसने उसे पत्नी के रूप में अपनाया, बल्कि उसके सपनों को भी पूरा किया और उसे आज़ादी दी, जबकि उसका खुद का अस्तित्व जानता था कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया था। शर्मिंदगी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था।
उस शाम की पार्टी में उसने खुद ही निहारिका के लिए ड्रेस चुना था। नीले रंग की साड़ी में पहली बार वो सज धज कर पूरे आत्मविश्वास से भरा चेहरा लेकर आई थी। उसने पहली बार उसे अपने साथ चलते हुए देखकर अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया था। वो लड़की जिसे वो अपने लिए एक बदनाम दाग समझता था, आज उसके लिए सम्मान का कारण बन गई थी। केवल उसके नाम की वजह से उसे जितनी शोहरत और लोकप्रियता मिली, वो अपने राजनीतिक करियर में भी उतना नाम और सम्मान हासिल नहीं कर पाया था। बेगुनाह और मासूम लड़की उसकी इतनी कठोरताओं के बावजूद उसके लिए सम्मान का कारण बन गई थी। मैंने सब कुछ हासिल किया सिर्फ भगवान की मदद से, और मेरी सफलता के पीछे सबसे मजबूत हाथ मेरे पिताजी के हैं, जिन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया। और दूसरा बड़ा हाथ मेरे पति अभिराम चौधरी जी का है। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। उसने बड़े ही आराम से कह दिया और वो हैरानी से उसका चेहरा देखता रहा। उसे तो लगा था कि इतनी इज्जत पाने के बाद शायद वो उससे रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन वो आज भरे समारोह में उसका नाम लेकर उसे अपनी सफलता का कारण समझ रही थी। उस रात वो खुद चलकर उस क्वार्टर तक आया था जिसमें वो पिछले 2 सालों से रह रही थी। एक बार फिर शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया था। हल्की सी दस्तक देते हुए वो कमरे में चला आया और वो उसे देखकर हैरान रह गई थी। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि अभिराम चौधरी को अपनी सफलता की वजह बताने का क्या मकसद था। वो शायद हैरानी से खड़ा था। अगर अभिराम चौधरी मेरी इन छोटी छोटी उम्मीदों को मेरी आंखों से न छीनता तो शायद मैं इतना बड़ा सपना न देख पाती। मुझे लगता था तुम मेरे लिए चांद पर लगे गिरहन जैसी हो, लेकिन अब। उसने मुड़कर उसका हाथ थाम लिया। अपनी बात अधूरी छोड़ने की आदत दूसरों को तकलीफ देती है अभिराम। मैं कल अपनी बात पूरी कर दूंगा। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या तुम आओगी? वो उससे पूछ रहा था और वो बस चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। अगर तुम्हारा दिल मान जाए तो कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वो चुपचाप चला गया। बीता हुआ हर एक पल उसकी आंखों के सामने गुजर रहा था। आज वक्त की डोर उसके हाथ में थी। उसने कितनी मुश्किल से जीना सीखा था, ये केवल वही जानती थी, वरना हालात उसे कब से मौत की तरफ धकेल चुके होते। इस बार फैसला उसके हाथ में था। उसे अभिराम के साथ ज़िंदगी बितानी थी या अपनी सारी राहें उससे अलग कर लेनी थीं, और कल इस बात का फैसला होना था। अगली सुबह शायद उसके लिए फैसले की सुबह थी। उसके दिल की धड़कन बुरी तरह बेचैन हो रही थी। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी सारी जिद और सजाओं को पीछे छोड़कर उसका हाथ थाम लेती, या फिर उसे रास्ते में ही छोड़कर अपनी राहें उससे अलग कर लेती, जिसने ज़बरदस्ती उसे अपनी जीत का जरिया बना लिया था। हर जिद को ख़त्म करते हुए उस दिन वो तैयार होकर समंदर के किनारे आ गई। कभी कभी बेचैनी इंसान को इतनी तकलीफ़ देती है कि उसे सुकून पाने के लिए इन खामोश जगहों का चयन करना पड़ता है। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि अभिराम उसका इंतज़ार करेगा, जबकि वो सुबह से वहीं पर था। रेड कॉटेज में लहरा रहे पर्दे, गुलाबों से सजा पूरा माहौल, रेड हार्ट शेप का केक। वो निहारिका के लिए डेट प्लान कर गया था। वो उसे डेट पर लाना चाहता था। बीते हर वक्त की माफ़ी मांगकर वो उसके साथ एक नए सफ़र की शुरुआत चाहता था। लेकिन उसके फैसले के मुताबिक अगर वो अभिराम के साथ नहीं रहना चाहती थी तो उसने सोच लिया था कि वो चुपचाप अपनी राहें अलग कर देगा। वो हैरानी से सब कुछ देखती रही जब अभिराम मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, एक पति अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर सकता है ना। और वो चाह कर भी मुस्कुरा ना पाई। क्या तुम मेरे साथ आज का दिन खूबसूरत इन हवाओं में बिताना चाहोगी? वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, जबकि उसके दिल की धड़कनें एकदम बेढंगी हो रही थीं। उसने सोचा भी नहीं था कि अभिराम चौधरी जैसे शानदार आदमी उसके सामने झुककर अपनी मोहब्बतों का इकरार करेगा। वो ये स्वीकार करेगा कि वो उसे अपने लिए काबिल सम्मान मानता है, उसे हमसफ़र के रूप में अपनाना चाहता है। उसकी आंखों में नमी उतर आई और अभिराम उसे खींचकर अपने करीब ले आया। मैं जानता हूँ कि अतीत तुम्हारी आंखों के सामने एक बदसूरत दाग की तरह लहराएगा कि तुम उससे नज़रें नहीं चुरा पाओगी, मगर अगर तुम्हारा फैसला ना भी हो तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ये भी वादा करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला हर दर्द पहले मुझसे होकर गुजरेगा। मैं बुरा नहीं था, शायद मुझे वक्त, हालात और अपनी अकड़ ने इतना बुरा बना दिया था कि मुझे इंसानियत के दर्जे से भी नीचे उतरना पड़ा। वक्त और हालात कभी कभी इंसान के बस में नहीं होते, और शायद उस वक्त मेरे बस में कुछ नहीं था। वो उसके सामने इकरार कर रहा था और उसके चेहरे पर पछतावा भी था। अब जानते हैं अभिराम, मुझे 2 साल हो चुके हैं अपने पापा को देखे हुए। मैंने एक ऐसी कैद बिताई है जिससे गुजरने के बाद लोग अक्सर मर जाते हैं,
और शायद मेरे अंदर मौजूद सारे सपने मर चुके हैं। वे सपने जो किसी के साथ जुड़े होते हैं और वे सपने जो किसी की बाहों में पूरा होकर बिखर जाते हैं। उसके लहजे से ही तकलीफ झलक रही थी कि जिंदगी के सफ़र में उसने क्या क्या सहा था वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन सामने खड़े इंसान का साथ उसके लिए सबसे ज़रूरी था। जो भी था वो उसका पति था, और भगवान भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई दिल से अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है तो उसे माफ़ कर दिया जाए। वो उस इंसान को एक मौका देना चाहती थी, उसे आजमाना चाहती थी। उस दिन उसने उसकी हथेली पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ज़िंदगी की खुशियाँ भी देख सकूँ। मैं चाहती हूँ कि गुजरता हर दिन आपकी हमसफरी में गुजरे। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, बस आती जाती लहरों का शोर, हवाओं की सरगोशियाँ और हवा में बिखरे हुए उनकी मोहब्बत के किस्से। वो आज तक उसे खुद से अलग नहीं कर पाई थी। शायद उसके लिए उसके दिल में पसंदगी का दर्जा था, जबकि वो तो तब से ही अभिराम को अपने पति के रूप में मान चुकी थी। जब से अभिराम ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, गले में मंगलसूत्र पहनाया था, उसके पिता ने उसे समझाया था कि भगवान जिस इंसान को तकदीर में लिख देता है, चाहे वो जैसा भी हो, उसे अपना मान लेना चाहिए। अभिराम ने उसे कमर से थामते हुए अपने करीब किया और नरमाई से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो पहली बार अपनी मोहब्बत भरी गहराइयों को उसके वजूद में डाल रहा था। वो लड़की बहुत ज़्यादा नर्म मुलायम थी, जिसे छूते ही एक सुकून भरा एहसास उसकी नसों में दौड़ने लगा था। एक बार फिर उसके होंठों को छोड़ते हुए वो उसके चेहरे पर बिखरते हुए रंगों को देखने लगा, जहाँ कितने ही प्यारे रंग निहारिका के चेहरे पर बिखरे पड़े थे, और वे रंग दुनिया के सबसे खूबसूरत रंग थे जो उसकी बेचैनी को बढ़ा देते थे। मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जिसके चेहरे पर शर्म के रंग हैं, जिसकी आंखों में मोहब्बत की चमक है और जिसके होंठों पर सिर्फ मेरा हक है, उसने कह दिया। और वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। गाल पर पड़ा हुआ गड्ढा अब पूरी गहराई से जाहिर हो रहा था। शायद उसके छूने से उसका पूरा बदन निखर गया था। जिंदगी में बेहिसाब हुस्न और अदाएं ही सब कुछ नहीं होती, काबिलियत, नर्म जबान, शांत अंदाज और सलीका मंदी भी काफ़ी होती है। किसी के दिल में उतरने के लिए ये सब कुछ उसमें कूट कूट कर भरा था। वो उसकी नस्लों को संवार सकती थी। उसकी बाहों में सिमट कर दुनिया जहान का सुकून उसे मिल जाता। किसी एक का होना बेहिसाब हसीन होने के बराबर है। वो फूल जो हर किसी की पहुंच में हो, बहुत जल्दी अपनी महक खो देता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।